ये कहानी जे बहादुर की जिंदगी से जुड़ी एक सच्ची दास्तान है। वह दुनिया का पहला ऐसा रिपोर्टर था जो जान हथेली पर रखकर सोमालिया पहुंचा, एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर मौत का खतरा था। शुरुआत में उसका मकसद सिर्फ वहां के पायरेट्स की जिंदगी को समझना था, उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना। लेकिन जैसे ही वह वहां के आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी देखता है, भूख, डर और मजबूरी को करीब से महसूस करता है, उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि असली कहानी पायरेट्स नहीं बल्कि वो हालात हैं जो इंसान को पायरेट बनने पर मजबूर कर देते हैं। फिल्म द पायरेट्स ऑफ सोमालिया की शुरुआत हमें जे बहादुर से मिलवाती है, एक जुनूनी और जिद्दी लड़का जो मैगजीन के लिए लिखता है और खुद को एक जर्नलिस्ट मानता है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से ग्रेजुएशन की है और उसका सपना है कि एक दिन वह बड़ा रिपोर्टर बनेगा, ऐसा रिपोर्टर जिसकी कहानियां लोगों को झकझोर दें। जे हमेशा ऐसे टॉपिक्स चुनता है जिनके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन यही बात उसकी परेशानी भी बन जाती है। मैगजीन वाले उसके आर्टिकल्स को बार बार रिजेक्ट कर देते हैं। हर रिजेक्शन उसे तोड़ता जरूर है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका यकीन और मजबूत हो जाता है कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। एक ठंडी रात जब उसके घर के बाहर बर्फ जमी होती है, उसका पैर फिसल जाता है और उसकी गर्दन में तेज मोच आ जाती है। मजबूरी में वह अस्पताल पहुंचता है। वहां अपनी बारी का इंतजार करते हुए वह चुपचाप बैठा होता है कि तभी पास बैठे एक आदमी की उससे हल्की सी बातचीत हो जाती है। जे ज्यादा बात करने के मूड में नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह आदमी अपना नाम सिमोर टॉलमिन बताता है, जे चौंक जाता है। यह वही मशहूर रिपोर्टर है जिसकी लिखी हर कहानी, हर आर्टिकल जे बड़े चाव से पढ़ चुका है। जे उत्साह में उससे कह बैठता है कि वह उसका बहुत बड़ा फैन है और आज तक उसका लिखा सब कुछ पढ़ चुका है। टॉलमिन मुस्कुराकर कहता है कि यह जानकर अच्छा लगा कि आज की पीढ़ी अब भी अखबार और मैगजीन पढ़ती है। जे थोड़ा हिचकते हुए अपनी कहानी सुनाता है कि वह भी आर्टिकल्स लिखता है, लेकिन ज्यादातर रिजेक्ट हो जाते हैं। वह बताता है कि जैसे ही वह हार्वर्ड से अपनी मास्टर्स पूरी करेगा, वह किसी बड़ी मैगजीन या न्यूज़पेपर में काम करेगा और तब लोग उसे भी जानेंगे। उस पल जे को लगता है कि शायद किस्मत ने पहली बार उसके सपने की तरफ एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया है। अगली सुबह वह अपने दोस्त से साफ कह देता है कि उसने फैसला कर लिया है, वह अपना देश छोड़कर सोमालिया जाएगा। उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वहां के पायरेट्स इंटरव्यू देने से पहले ही गोली मार सकते हैं। इसी बीच टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि सोमालिया के पायरेट्स ने एक और अमेरिकन जहाज पर कब्जा कर लिया है और पूरे क्रू को बंधक बना लिया गया है। ये खबर सुनकर जे के अंदर डर की एक लहर दौड़ जाती है। एक पल के लिए वह खुद से सवाल करता है कि क्या उसे सच में सोमालिया जाना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वह अपने फैसले के बारे में सबको बता चुका होता है और हर तरफ यह बात फैल चुकी होती है कि जे बहादुर सोमालिया जाकर एक किताब लिखने वाला है। कुछ दिनों बाद अचानक उसे सोमालिया से कॉल आती है। सामने वाला खुद को एक रिपोर्टर बताता है और कहता है कि उसके पिता वहां के प्रेसिडेंट हैं। वह जे से कहता है कि उसने सुना है कि वह सोमालिया पर एक किताब लिखना चाहता है ताकि दुनिया को यहाँ की सच्चाई पता चल सके। वह उसका खुले दिल से स्वागत करता है और भरोसा दिलाता है कि अगर वह सोमालिया आता है तो रहने, खाने पीने और काम से जुड़ी हर चीज का इंतजाम वही करेगा। उस कॉल के साथ ही जे की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से वापसी आसान नहीं होती। अब जे बहादुर फिर से टॉलमिन के पास पहुंचता है और उसे पूरी बात बताता है कि सोमालिया के प्रेसिडेंट के बेटे ने खुद कॉल करके उसे इन्वाइट किया है ताकि वह वहां जाकर दुनिया को सच्चाई बता सके। टॉलमिन ध्यान से उसकी बात सुनता है और फिर गंभीर होकर कहता है कि अगर तुम सच में सोमालिया जा रहे हो तो वहां सिर्फ घूमकर या देखकर काम नहीं चलेगा। तुम्हें वहां वक्त बिताना होगा, लोगों के बीच रहना होगा, उनसे बात करनी होगी और यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तुम उनकी भाषा नहीं सीखते। भाषा ही वह रास्ता है जिससे तुम उनके दिल तक पहुंच पाओगे। यहीं से जे बहादुर की असली तैयारी शुरू होती है। वह सोमालिया की भाषा सीखने लगता है, शब्दों के साथ साथ उनके मतलब और भावनाएं भी समझने की कोशिश करता है। इसके बाद सबसे मुश्किल काम आता है, अपने पेरेंट्स से इजाजत लेना। वह उनसे खुलकर बात करता है, अपने सपने और अपने खतरे दोनों बताता है। थोड़ी चिंता और डर के बावजूद उसके माता पिता उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। कुछ ही वक्त में जे अपना सामान बांध लेता है और सोमालिया के लिए निकल पड़ता है। जब उसका प्लेन सोमालिया में लैंड करने वाला होता है तो वह खिड़की से नीचे देखता है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर आता है। कुछ आतंकवादी एक रिपोर्टर को बेरहमी से मार देते हैं। वह सिहर उठता है। फिर वह प्लेन के अंदर देखता है जहाँ कई और रिपोर्टर बैठे होते हैं, लेकिन अगले ही पल सब मारे जा चुके होते हैं। उनके हाथों में वे आर्टिकल्स होते हैं जो उन्होंने सोमालिया पर लिखे थे। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। वह हड़बड़ाकर उठता है। ये सब एक सपना था। वह राहत की सांस लेता है और देखता है कि उसके आसपास असल में आम सोमालियन बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में प्लेन लैंड करता है और जे बहादुर सोमालिया की धरती पर कदम रखता है। एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम अब्दी होता है। वह बाइलिंगुअल है, अपनी भाषा के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोलता है, इसीलिए जे को उससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। रास्ते में अब्दी उससे पूछता है कि वह इतनी दूर यहाँ क्यों आया है, क्योंकि आज से पहले कोई रिपोर्टर यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करता। जे साफ कहता है कि वह यहाँ के पायरेट्स के बारे में जानना चाहता है
और दुनिया को बताना चाहता है कि वे असल में क्या सोचते हैं। यह सुनकर अब्दी उसे तुरंत टोकता है और कहता है कि उन्हें कभी पायरेट्स मत कहना, वे खुद को पायरेट्स नहीं बल्कि मसीहा मानते हैं। कुछ आगे जाते ही पुलिस उनकी गाड़ी को रुकवा लेती है और सबको बाहर उतरना पड़ता है। जे वहाँ का माहौल देखकर हैरान रह जाता है। आम लोग खुलेआम नशीली चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि कानून की रखवाली करने वाले पुलिस वाले खुद वही नशीली चीजें खरीद रहे होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर मजाक में जे से कहता है कि उसे भी यह ट्राई करना चाहिए। जे पहले मना कर देता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर उसे यहाँ की असली सच्चाई समझनी है तो उसे लोगों से दूरी नहीं बनानी चाहिए। वह खुद को रोकता नहीं और वही करता है जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। इसके बाद वे प्रेसिडेंट के बेटे के घर पहुँचते हैं। वह जे को देखकर बहुत खुश होता है। शुरुआत में जे को लगता है कि शायद वह भी पायरेट्स से मिला हुआ है और उनका साथ देता होगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट निकलती है। वह पायरेट्स को गालियां देता है और कहता है कि उन्हीं की वजह से उसका देश बदनाम हो चुका है। वह कहता है कि अगर पायरेट्स न होते तो लोग सोमालिया आने से नहीं डरते। वह बताता है कि पायरेट्स का एक लीडर है जिसका नाम बोया है। अगर किसी तरह उस लीडर को खत्म कर दिया जाए तो बाकी सब अपने आप सरेंडर कर देंगे, लेकिन यह काम कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। इसके बाद वह जे से कहता है कि वह उसे अपने पिता यानी देश के प्रेसिडेंट से मिलवाना चाहता है। दोनों गाड़ी में बैठकर प्रेसिडेंट के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वह एक और सच्चाई बताता है कि पायरेट्स का लीडर आम लोगों के लिए हीरो है, क्योंकि वह जो भी लूटता है उसका एक हिस्सा गरीबों में बांट देता है। लोगों को लगता है कि वह उन्हीं की मजबूरी और हालात की वजह से लुटेरा बना है, इसी वजह से वे सब उसका साथ देते हैं। वह यहाँ का रॉबिन हुड बन चुका है। आखिरकार वे प्रेसिडेंट के घर पहुँचते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट खुद जे बहादुर का स्वागत करता है। वह दिल खोलकर अपने देश के हालात बताता है। वह कहता है कि हालात इतने खराब हैं कि वह खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहता था और अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे रोका क्योंकि उन्हें लगा कि सोमालिया को उसकी जरूरत है। वह बताता है कि उसका सपना है कि सोमालियन पढ़ें, स्कूल और कॉलेज जाए ताकि देश आगे बढ़ सके। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। उनका एक ही सपना होता है कि बड़े होकर उनके बच्चे पायरेट्स बने। प्रेसिडेंट भारी आवाज में कहता है कि जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। वह जे की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें अपनी किताब जल्दी लिखनी होगी। फिर अचानक सवाल करता है, क्या तुमने अपनी किताब का नाम सोचा है? जे बहादुर साफ कह देता है कि उसने अभी तक अपनी किताब का नाम नहीं सोचा है। इसके बाद अब्दी उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ उसके रहने का इंतजाम किया गया होता है। चारों तरफ हथियारबंद पहरा होता है ताकि उसकी जान को किसी तरह का खतरा न हो। वहीं उसके लिए खास तौर पर इंटरनेट भी लगवाया जाता है, क्योंकि सोमालिया में आम तौर पर इंटरनेट मौजूद ही नहीं है। अब्दी उसे सख्त लहजे में समझाता है कि किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना है। अगर पायरेट्स को जरा सी भी भनक लग गई कि कोई बाहर का आदमी यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आया है तो वे उसे बिना सोचे समझे मार देंगे। अगली सुबह जब जे उठता है तो खिड़की खोलकर बाहर झांकता है। नीचे उसे आम लोग दिखाई देते हैं और उन्हीं के बीच एक लड़की भी नजर आती है। तभी पीछे से अब्दी उसे देख लेता है और तुरंत बताता है कि उस लड़की का नाम मारिया है। वह उसे चेतावनी देता है कि गलती से भी दोबारा उसकी तरफ मत देखना। वह एक बेहद मशहूर लुटेरे की पत्नी है जिसने पूरे सोमालिया में कई शादियां कर रखी हैं। उसकी सभी पत्नियां नशीले पदार्थ बेचने का काम करती हैं, जिन्हें वहाँ खाद कहा जाता है। जे कह देता है कि वह मारिया का इंटरव्यू लेना चाहता है। ये सुनकर अब्दी सख्त हो जाता है और समझाता है कि ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसकी जान चली जाएगी। फिर वह कहता है कि आज वह उसे बोया के पास ले जाएगा, जो सभी पायरेट्स का लीडर है। अगर इंटरव्यू लेना है तो उसी से लेना होगा। थोड़ी ही देर में वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बोया रहता है। चारों तरफ हथियारों से लैस पायरेट्स होते हैं। माहौल इतना डरावना होता है कि जे के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वह अब्दी से धीमी आवाज में कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी बॉडी उसके घर तक पहुंचा देना। अब्दी उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह उनकी इजाजत से आया है। जब वे बोया के सामने पहुंचते हैं तो जे उससे सवाल पूछना शुरू करता है। हैरानी की बात यह होती है कि बोया उसके हर सवाल का बेझिझक जवाब देता है। जे जानना चाहता है कि वे सब मिलकर इतने बड़े बड़े कार्गो शिप्स को कैसे लूट लेते हैं। बोया बड़े आराम से सब कुछ समझाता है। उसे लगता ही नहीं कि वह कोई गलत काम कर रहा है, इसलिए उसे कुछ छुपाने की जरूरत भी नहीं महसूस होती। बातचीत के अंत में बोया जे से नशीला पदार्थ मांगता है। जे सच बता देता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही बोया बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला जाता है। कि जाते ही अब्दी गुस्से में जे से पूछता है कि उसने यह क्या कर दिया। जे कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि इंटरव्यू के बदले कुछ देना भी पड़ता है। इसके बाद दोनों वापस लौट आते हैं। कुछ देर बाद जे फिर से अपनी खिड़की से बाहर देखता है और उसे मारिया दिखाई देती है। वह अचानक खिड़की से कूदकर उसके पास चला जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि मारिया भी उससे बात करके खुश होती है। वह फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। जे उससे पूछता है कि उसने इंग्लिश कहाँ से सीखी। मारिया बताती है कि वह बहुत सारी इंग्लिश फिल्में देखती है और वहीं से उसने भाषा सीखी है। वह ये भी कहती है कि फिल्मों में हमेशा सोमालिया को गलत तरीके से दिखाया जाता है। वहाँ के आम लोगों की जिंदगी कभी नहीं दिखाई जाती, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। वह जे को बताती है कि जब से वह यहाँ आया है हर कोई उसी की बातें कर रहा है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि वह उनकी असली कहानियां दुनिया तक पहुंचाएगा। ये सुनकर जे को भी लगने लगता है कि वह सच में कुछ सही कर रहा है। इसके बाद जे मारिया से खाद खरीदता है और फिर से बोया के पास पहुंचता है। इस बार वह उसे नशीला पदार्थ देता है और बदले में ढेर सारे सवाल पूछता
है। बोया सब कुछ खुलकर बताता है और जे हर बात रिकॉर्ड कर लेता है। अब उसके पास इतना मटेरियल जमा हो जाता है कि वह कई आर्टिकल्स लिख डालता है। वह एक लड़की के जरिए अपने आर्टिकल्स पब्लिशर्स तक भिजवाता है, लेकिन जल्द ही उसे जवाब मिलता है कि उसके लिखे आर्टिकल्स किसी को पसंद नहीं आ रहे। पब्लिशर्स कहते हैं कि दुनिया को यह सब नहीं चाहिए, उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो बिक सके। वे सुझाव देते हैं कि अगर वह पायरेट्स को रिकॉर्ड करके भेजे तो उसे पैसे मिल सकते हैं। दरअसल जे ने अब तक सोमालिया के आम लोगों पर लिखा होता है जो वेस्ट के लोगों को दिलचस्प नहीं लगता। वे सिर्फ पायरेट्स देखना चाहते हैं। जे को पैसों की जरूरत भी होती है और यह जानकर वह अंदर से टूट जाता है कि जो सच्चाई वह अब तक लिखता आया है उसकी किसी को परवाह ही नहीं। जे बहादुर टूटे मन से अब्दी के पास जाता है और उसे बता देता है कि उसने सोमालिया के बारे में जो भी आर्टिकल्स लिखे थे उनमें से किसी को भी पसंद नहीं किया गया। वह खुद को कसूरवार मानते हुए कहता है कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। अब्दी उसे शांत करते हुए कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह पहला रिपोर्टर है जो यहाँ तक पहुँचा जिसने उनके साथ पूरे 3 महीने बिताए। उसने जो भी करने की कोशिश की वह ईमानदारी से की। अब यह दूसरों पर है कि वे उनकी कहानी सुनना चाहते हैं या नहीं। जे बहादुर साफ कहता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह अब भी काम करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह कभी यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा। तभी वह अपना आइडिया बताता है। वह कहता है कि वह पायरेट्स की वीडियो बनाएगा जिसके बदले उसे पैसे मिल सकते हैं। उन्हीं पैसों से वह यहाँ से निकलेगा और वापस जाकर उन सभी कहानियों को पब्लिश करवाएगा जो उसने सोमालिया के आम लोगों के बारे में लिखी है। अब्दी उसे चेतावनी देता है कि यह काम बेहद खतरनाक है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन जे कह देता है कि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह गेरार्ड से मिलना चाहता है जो एक बड़ा पायरेट है और मारिया का पति भी है। सबसे पहले वह मारिया के पास जाता है और गेरार्ड के बारे में पूछता है। मारिया मुस्कुराकर बताती है कि जब भी उससे मिलो उसके कपड़ों की तारीफ जरूर करना, क्योंकि उसे लगता है कि वह सबसे अलग और सबसे बेहतर कपड़े पहनता है। कुछ ही देर में जे और अब्दी गेरार्ड के पास पहुंच जाते हैं। सामने आकर जे की हिम्मत जवाब दे देती है। गेरार्ड इतना सनकी और खतरनाक इंसान होता है कि जे कैमरा निकालने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह जो कुछ भी बोलता है जे चुपचाप अपनी नोटबुक में लिखता जाता है। अब तक उसके पास इतना डेटा इकट्ठा हो चुका होता है कि वह अपनी किताब पूरी कर सके। जे अब्दी से कहता है कि वह यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन अब्दी उसे बताता है कि इसके लिए उसे प्रेसिडेंट के बेटे को $500 देने होंगे, क्योंकि अब तक उसकी जो मेहमान नवाजी हुई है ये उसकी कीमत है। जे मजबूरी में बताता है कि नशीले पदार्थ खरीदने में उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। वह वादा करता है कि जैसे ही उसकी किताब पब्लिश होगी वह पैसे भेज देगा, लेकिन परेशानी यह होती है कि अब्दी के पास भी पैसे नहीं होते। इसी बीच अब्दी को पता चलता है कि एक शिप यहाँ से जाने वाला है जिसके जरिए वह जे को बाहर भेज सकता है। यही एक मौका होता है। अब्दी जे को साथ लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में वे एक दूसरे शहर पहुँचते हैं। वहाँ जे कई लोकल लोगों से मिलता है, उनकी कहानियां सुनता है। हर कोई चाहता है कि उसकी किताब में उनका जिक्र हो। एक महिला उसे बताती है कि बाढ़ में उनके सारे स्कूल बह गए थे और उसके बाद कभी दोबारा बनाए ही नहीं गए। ये सुनकर जे का दिल बैठ जाता है। इन हालात को देखकर उसे और यकीन हो जाता है कि इन लोगों की कहानी दुनिया तक पहुँचना बहुत जरूरी है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और उन पायरेट्स तक पहुंच जाते हैं जिनके साथ जे यहाँ से जा सकता है। जे जानता है कि अगर उसने इन्हें रिकॉर्ड कर लिया तो उसे $1000 मिल सकते हैं। वह मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी चालाकी से गाड़ी से उतरता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। पायरेट्स तुरंत उस पर बंदूक तान देते हैं। कुछ सेकंड जिंदगी और मौत के बीच लटके होते हैं। किस्मत उसका साथ देती है। वे उसे गोली नहीं मारते और बस इतना कहते हैं कि अगली सुबह वे उसे अपने साथ ले जाएंगे। अगली सुबह जब जे बहादुर की आंख खुलती है तो वह देखता है कि पायरेट्स वहाँ से जा चुके हैं। दरअसल उन्हें शक हो गया होता है कि जे कोई जासूस है, इसलिए वे उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जे अपनी किताब पूरी कर चुका होता है, लेकिन उसके पास वापस जाने के पैसे नहीं होते। कुछ दिनों बाद उसके पिता का कॉल आता है। वह बहुत घबराए हुए होते हैं क्योंकि हाल ही में पायरेट्स ने कैप्टन फ्लिप के जहाज पर हमला किया था, जिसमें 3 सोमालियन मारे गए और एक को पकड़ लिया गया था। इसके बाद सोमालिया की तरफ से अमेरिका को साफ चेतावनी दी जाती है कि अगर उनके देश में कोई भी विदेशी मिला तो उसे मार दिया जाएगा। ऐसे में जे की जान को सीधा खतरा हो जाता है और अब्दी किसी भी कीमत पर उसे उसके देश वापस भेजना चाहता है। इसी बीच जे के परिवार ने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए होते हैं। जाने से पहले जे एक आखिरी कोशिश करना चाहता है। वह कहता है कि वह लीडर का एक बार फिर इंटरव्यू लेना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि कैप्टन फ्लिप के जहाज पर हमला उसी के लोगों ने किया था। वे लीडर तक पहुंचते हैं। वह एक बार फिर इंटरव्यू देता है, लेकिन साफ कह देता है कि उस हमले में उसके लोग शामिल नहीं थे। वह जे से कहता है कि अगर उसे सच्चाई जाननी है तो उसे मरिया से बात करनी होगी, क्योंकि वही इस बारे में सब कुछ जानती है। जे मरिया से मिलने के लिए बाजार जाता है, लेकिन वहाँ वह उसे नहीं मिलती। कुछ लोग जे को पहचान लेते हैं कि वह यहाँ का नहीं है। वे उसका पीछा करने लगते हैं। किसी तरह जान बचाकर जे भागता हुआ अपने कमरे तक पहुँचता है। वहाँ मरिया पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। वह उसे बताती है कि कैप्टन फ्लिप के जहाज पर हमला उसी के पति ने किया था। वह उसे चेतावनी देती है कि उसकी जान खतरे में है और उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह कहकर मरिया चली जाती है और जे उसे खिड़की से जाते हुए देखता रह जाता है। अब जे को पता
चल जाता है कि मरिया के पति ने कुछ अमेरिकन को मार दिया है, लेकिन अब उसके पास रुकने का कोई कारण नहीं बचता। उसकी किताब पूरी हो चुकी होती है। जाने से पहले वह अब्दी और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने हर कदम पर उसकी मदद की थी। उसे यह भी पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने पायरेट्स के लीडर को गिरफ्तार करवा दिया है। सबको अलविदा कहकर जे बहादुर आखिरकार अपने देश के लिए निकल जाता है। जैसे ही उसके मोबाइल में नेटवर्क आता है, वह देखता है कि सैकड़ों मैसेज पड़े हुए हैं। ये सभी न्यूज चैनल्स के होते हैं। हर कोई उससे वही इंटरव्यू चाहता है जो उसने मरिया के पति जिराड का लिया था, जिसके लोगों ने कैप्टन फ्लिप के जहाज पर हमला किया था। 8 पब्लिशर्स के मैसेज भी आते हैं जो उसकी किताब छापने के लिए तैयार होते हैं और बदले में उसे मोटी रकम ऑफर करते हैं। जिस काम के लिए वह सोमालिया गया था, उसमें वह आखिरकार कामयाब हो चुका होता है। लोग अब उसके काम को जानना चाहते हैं। कुछ ही समय में उसकी किताब पब्लिश होती है और उसी साल बेस्ट सेलर बन जाती है। 2013 में CSIS उसे बुलाती है ताकि वह सोमालिया की सच्चाई दुनिया के सामने रख सके। जे बताता है कि सोमालिया के आम लोग जंग नहीं चाहते, वे बस चाहते हैं कि उनके कल्चर को, चाहे वह कितना ही जटिल क्यों न हो, समझा जाए और उनकी नजर से देखा जाए। तभी दुनिया और सोमालिया के बीच शांति मुमकिन है। उसकी बातें सुनी जाती हैं और उसी साल अमेरिका की तरफ से सोमालिया को शांति का प्रस्ताव दिया जाता है। 20 सालों में पहली बार ऐसा होता है कि सोमालिया की सरकार और US गवर्नमेंट के बीच समझौता होता है। यह सब जे बहादुर की वजह से मुमकिन हो पाता है। उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सच को सामने रखा और उसी का नतीजा था कि आज पूरी दुनिया उसे जानती है। एक आम सा रिपोर्टर जो एक बड़ा नाम बन चुका था। यहीं पर यह सच्ची कहानी खत्म होती है।